नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं कुछ हास्य रचनाएं। मुझको सज़ा, मेरे पड़ोसी को सज़ा। लेखक सुरेश कांत। घटना संक्षेप में कुछ इस प्रकार घटी। मेरे घर कमल के सामने दो नर कमल लड़ पड़े थे। जैसी कि परंपरा है, उनमें से जो ताकतवर था जी जान से पीटने की भूमिका अदा कर रहा था और जो कमजोर था पूरी ईमानदारी से पिटने का कार्य संपादित करने में जुटा था। देखकर मेरा तो खून खौल गया। मुझ जैसे बुद्धिजीवी के सामने एक ताकतवर व्यक्ति कमजोर व्यक्ति पर अत्याचार करे और मैं देखता रहूं? नहीं, मैं उसे पिटते हुए नहीं देख सका और फलतः अपने नेत्र कमल बंद कर लिए। कुछ क्षण बाद जब नेत्र खुले तो दृश्य जो था परिवर्तित हो चुका था और दोनों महानुभावों ने अपनी भूमिकाएं आपस में बदल ली थीं और मेरे देखते देखते कमजोर व्यक्ति ताकतवर को चाकू से मारकर उड़नछू हो गया और मुझे बुद्धिर यस्य बलम तस्य नामक कहानी की याद दिला गया। इस कहानी में एक अदना सा खरगोश भी कुछ इसी प्रकार से एक शेर को मार डालता है। सारा मोहल्ला सुनसान हो चुका था। सब लोग अपने अपने घरों में दुबक चुके थे और इस प्रकार घटित घटना से सर्वथा असंपृक्त दिखने की कोशिश में लगे थे। मेरे अनवरत अनुरोध के बावजूद कोई मेरे साथ थाने चलने को तैयार नहीं हुआ। आखिर गले पड़े ढोल को मैंने स्वयं ही पीटा और समीप ही बने एक सार्वजनिक टेलीफोन बूथ से पुलिस को स्थिति से अवगत कराया। मेरे घर के सामने पुलिस की जीप रुकी तो मेरी छाती चौड़ी हो गई। सिद्ध हो गया कि छाती केवल व्यायाम आदि से ही चौड़ी नहीं होती, घर के समक्ष जीप खड़ी देखकर भी हो जाती है। जीप पर चाहे कोई आए, हमारे लिए देवता है। मैंने इंस्पेक्टर और हवलदार को आरती वगैरह उतार कर सादर गृह प्रवेश कराया। यदि इस समय साइकिल पर मेरा बाप भी आ जाता तो मैं पूछता तक नहीं। साइकिल जब जीप के सामने आती है तो फीकी पड़ जाती है। जीप ही व्यक्तियों की तुच्छता या महानता की मापक है। शबरी के यहाँ राम गए तो उसे अपार प्रसन्नता हुई। लगता है उसके यहाँ कभी इंस्पेक्टर या हवलदार नहीं गए होंगे, वरना ये राम के आने पर इतनी खुश न होती। पर मेरे यहाँ ये आ गए हैं, अतः भविष्य में यदि कभी राम मेरे घर आए तो मैं कहूँगा, तुमने देर कर दी, मुझे तुम्हारे आने से कोई खुशी नहीं हुई। क्यों बे, तू ही सुरेश कांत है? इंस्पेक्टर ने पूछा। गदगद होते हुए मैंने कहा, जी हाँ। तूने ही पुलिस को सूचना दी थी? इंस्पेक्टर ने पुनः गोली दागी। मैंने कहा, इसलिए कि वारदात मेरे ही घर के सामने हुई और इसलिए भी कि कोई और सूचना देने के लिए तैयार नहीं हुआ। मेरा उत्तर सुनकर इंस्पेक्टर साहब खड़े खड़े सोचते रहे और सोचते सोचते खड़े रहे। फिर बोले, क्या तू बता सकता है कि मृतक और फरार तेरे ही घर के सामने क्यों लड़े? वार भरपूर था। मैं दहल गया। अब उन्होंने मुझे बताया तो था नहीं कि वे किस कारण से लड़े थे। हो सकता है किसी कन्या कुमारी के कारण लड़े हों। कन्या और वह भी कुमारी अच्छों अच्छों को लड़ा देती है। ये भी संभव है कि लड़ाई किसी और ही कारण से हुई हो। संभव है कि अकारण ही हुई हो। कुछ व्यक्तियों को लड़ने की आदत होती है। जिस दिन ऐसे महापुरुष किसी से लड़ नहीं पाते, उस दिन उन्हें खाना नहीं पचता। ऐसे एक आदमी को मैं जानता हूँ। पहले वह खूब स्वस्थ था, पर उस दिन मिला तो लगा जैसे सीधा कब्र से उठकर आ रहा हो। मैंने पूछा, क्या बात है? बोला, अपच हो गई है। मैंने पूछा, क्यों? बोला, कई दिनों से किसी से लड़ना नहीं हो पाया। और मैं ये सोचकर कि कहीं अगला मुझसे ही न लड़ बैठे, भाग लिया। चूंकि मुझे लड़ाई के कारण का पता नहीं था, अतः मैंने कहा, जी पता नहीं। इंस्पेक्टर गरजा, तूने घर ऐसी जगह बनवाया ही क्यों कि जिसके आगे लोग लड़ें? और इससे पहले कि मैं कुछ कहता, वह फिर दहाड़ा, मुझे तो लगता है खून तूने ही किया है। सुनकर मुझे तो दिन में ही तारे नजर आने लगे। बड़ी मुश्किल से रिरिया सका, जी नहीं, खून मैंने नहीं किया, मैं बेगुनाह हूँ। फांसी मिलेगी तो सारी बेगुनाही निकल जाएगी, इंस्पेक्टर बोला। फांसी की बात सुनकर मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया।
तभी अंधेरे में जुगनू के चमकने के समान हवलदार मेरे कान में फुसफुसाया, कुछ दे दिला दे तो बात बन सकती है। हवलदार मुझे साक्षात ईश्वर जान पड़ा। प्रहलाद को हिरण्यकश्यप से बचाने के लिए वह नृसिंह का अवतार धारण करके आया था, मुझे इंस्पेक्टर से बचाने के लिए हवलदार बनकर आया है। मैंने हवलदार रूपी भगवान या भगवान रूपी हवलदार, जैसी भी स्थिति रही हो, को लाख लाख धन्यवाद दिए। फिर इंस्पेक्टर से बोला, कुछ ले देकर मामला रफा दफा हो सके तो। लेकिन इंस्पेक्टर को तो क्रोध आ गया। गरजते हुए वह बोला, उल्लू के पट्टे, अपने बाप को रिश्वत देता है। मैं घबरा गया। मेरी हालत द्रौपदी की तरह हो रही थी। इंस्पेक्टर रूपी दुर्योधन ने तो मेरा चीर खींचकर मुझे नंगा ही कर दिया होता यदि हवलदार बने भगवान कृष्ण मेरा चीर न बढ़ाते। चीर बढ़ाते हुए हवलदार ने कहा, छोड़िए हुजूर, गरीब आदमी है, नादान है, आइंदा नहीं करेगा, जो दे रहा है ले लीजिए। इंस्पेक्टर कुछ नर्म पड़ा। तुम कहते हो तो ठीक है। इंस्पेक्टर और हवलदार तब मेरे पड़ोसी के घर गए। इंस्पेक्टर ने पड़ोसी से पूछा, क्यों बे, तूने वारदात की सूचना पुलिस को क्यों नहीं दी? एक आदर्श भारतीय की तरह पड़ोसी बोला, वारदात मेरे घर के सामने थोड़ी ही हुई थी जो मैं पुलिस को सूचना देता। तूने घर ऐसी जगह बनवाया ही क्यों जिसके आगे ससुरी किसी तरह की कोई वारदात ही ना हो? इंस्पेक्टर ने पूछा। पड़ोसी अचकचा गया। कुछ और नहीं सूझा तो यही कह बैठा, मुझे क्या पता था कि वे इनके घर के सामने लड़ेंगे या कहीं और। पर जब वे लड़ रहे थे तो तूने उनसे अपने घर के सामने लड़ने को क्यों नहीं कहा? इंस्पेक्टर भी अड़ा रहा। अब क्या कहूँ, पड़ोसी ने लगभग रोते हुए कहा, साली मेरी तकदीर ही खोटी थी। तकदीर के बच्चे, लगता है खून तूने ही किया है। इंस्पेक्टर दहाड़ा, हवलदार इसे हथकड़ी पहना दो। और पड़ोसी को हथकड़ी पहनाकर गाड़ी में घसीट लिया गया। फिर इंस्पेक्टर ने मुझसे कहा, आप भी थाने चलिए जी, एक अच्छे नागरिक होने के नाते आपको गवाही देकर पुलिस की मदद करनी है। अब इंस्पेक्टर मुझे आप कह रहा था। रिश्वत तू से आप पर लापटकती है। आप कहलाने का यह अच्छा साधन है। बहरहाल आगे वही हुआ जो कि होना था। यथारीति पड़ोसी पर मुकदमा चला और खून के जुर्म में उसे सजाए मौत हुई। भगवान उसकी आत्मा को शांति न दे जिससे कि वह इंस्पेक्टर से बदला ले सके। चंदनवुड चिल्ड्रन स्कूल, लेखक केपी सक्सेना। आंख मुलमुल, गाल गुलगुल, बदन थुलथुल, मगर आवाज बुलबुल। वे मात्र वन पीस तहमद में लिपटे स्टूल पर उकड़ू बैठे बीड़ी का टोटा सार्थक कर रहे थे। रह रहकर उंगलियों पर कुछ गिन लेते और बीड़ी का सूंटा फेफड़ों तक खींच डालते थे। जहां वे बैठे थे वहां कच्ची पीली ईंट का टिन से ढका भैंसों का एक तबेला था। न कोई खिड़की न रोशनदान। शायद उन्हें डर था कि भैंसें कहीं रोशनदान के रास्ते खिसक न जाएं। सुबह सवेरे का टाइम था और भैंसें शायद नाश्तोपरांत टहलने जा चुकी थीं। तबेला खाली पड़ा था। उन्होंने मुझे भर आंख देखा भी नहीं और बीड़ी चूसते हुए उंगलियों पर अपना अंतहीन कैलकुलेशन जोड़ते रहे। मैंने उनसे संदलवुड चिल्ड्रन स्कूल का रास्ता पूछा तो उनकी आंखों और बीड़ी में एक नन्ही सी चमक उभरी। धीरे से उंगली आकाश की ओर उठा दी, गोया नया चिल्ड्रन स्कूल कहीं अंतरिक्ष में खुला हो। मगर मैं उनका संकेत समझ गया। नजर ऊपर उठाई तो तबेले की टिन के ऊपर एक तख्ती नजर आई जिस पर गोराशाही अंग्रेजी में कोयले से लिखा था, द संडलवुड चिल्ड्रन स्कूल, प्रवेश चालू, इंग्लिश मीडियम से कक्षा 6 तक मजबूत पढ़ाई, प्रिंसिपल से मिलें। तख्ती पढ़कर मैं दंग रह गया। यही है चंदन लकड़ी स्कूल। चंदन दर किनार कहीं तारपीन या कोलतार तक की बू नहीं थी। मेरी मजबूरी अपनी जगह थी। मोहल्ले के गणेशी लाल के पोते के दाखिले की जिम्मेदारी मुझ पर थी। खुद गणेशी लाल उम्र भर पढ़ाई लिखाई की इल्लत से पाक रहे और अपने बेटे को भी पाक रखा। सिर्फ गुड़ की किस्में जान ली और खानदानी कारोबार चलाते रहे। मगर पोता ज्यों ही नेकर में पांव डालने की उम्र को पहुंचा, उनकी पतोहू ने जिद पकड़ ली कि छुटकन्ना पढ़े हैं जरूर, और वह भी निखालिस इंग्लिश मीडियम से। उसकी नज़र में हिंदी मीडियम से पढ़ने से बेहतर है कि गुड़ बेच ले।
पतोहू ने अपने मैके में देखा कि अंग्रेजी मीडियम से पढ़े छोकरे कैसे फटफट आपस में इंग्लिश में गाली गलौज करते हैं। एक स्मार्टनेस सी रहती है। चुनाचे गणेशी लाल मेरे पीछे पड़ गए कि छोकरे को कहीं अंग्रेजी मीडियम में डलवा ही दूं। उधर जुलाई अगस्त की झड़ी लगते ही चिल्ड्रन स्कूलों में वह किचकिच होती है कि आदमी अपना मरा हुआ बाप भले ही दोबारा हासिल कर ले, मगर बच्चे को स्कूल में नहीं ठूंस सकता। अंग्रेजी के डोनेशन और हिंदी के अनुदान का फर्क इसी वक्त समझ में आता है आदमी को। अनुदान के 20 रुपयों में बच्चा हिंदी मीडियम में धंस जाता है, मगर डोनेशन 3 अंकों से नीचे होता ही नहीं। अंग्रेजी की ग्रेटनेस का पता यहीं पर चलता है। खैर, शिक्षा संदर्भ में यह एक अच्छी बात है कि बारिश में फूली लकड़ी पर उगे कुकुरमुत्तों की तरह जुलाई अगस्त में चिल्ड्रन स्कूल भी दनादन उग आते हैं। हर गली मोहल्ले में भूतपूर्व लकड़ी की टालों और हलवाइयों की दुकानों पर नर्सरी मॉन्टेसरी स्कूलों के बोर्ड टंग जाते हैं। हर साइन बोर्ड का यही दावा होता है कि हमारे यहाँ बच्चा माँ की गोद जैसा सुरक्षित रहेगा और आगे चलकर बेहद नाम कमाएगा। ऐसे ही दुर्लभ तथा नए उगे स्कूलों में संदलवुड चिल्ड्रन स्कूल का नाम भी मेरे कानों में पड़ा था। नाम में ही चंदन सी महक और हॉलीवुड जैसी चहक थी। और अब मैं टिन जड़ित रोशनदान रहित उसी स्कूल के सामने खड़ा था। बीड़ी तहमद वाले थुलथुल सज्जन ने आखिरी कश खींचकर बीड़ी को सदगति तक पहुंचाया और तहमद के स्वतंत्र कोने से मुंह पोंछकर आंखों ही आंखों में पूछा कि क्या चाहिए। मैंने दोनों हाथों से बच्चे का साइज बताया और धीरे से पूछा कि प्रिंसिपल कहाँ है, कब उपलब्ध होंगे। वे भड़क गए, गुर्राकर बोले, हम आपको क्या नजर आवे हैं? टाई कमीज अंदर टंगी है तो हम प्रिंसिपल नहीं रहे, जरा बदन को हवा दे रहे थे। आप बच्चा और फीस उठा लाइए, भर्ती कर लेंगे। मैं सटपटा गया और इस बार उन्हें इस ढंग से अभिवादन पेश किया जिस ढंग से अमूमन अंग्रेजी मीडियम में होता है। ये पूछने पर कि बाकी टीचिंग स्टाफ कहाँ है, उन्होंने बताया कि बाकी का स्टाफ भी वे खुद ही हैं। क्लास 3 स्टाफ भी और क्लास 4 यानी झाड़ू पोंछा सफाई भी। 2 अदद लेडी टीचर भी हैं, जिनमें से एक उनकी मौजूदा पत्नी है और दूसरी भूतपूर्व। फिलहाल दोनों घर में लड़ाई झगड़े में मसरूफ हैं। चट से टीचिंग सेशन शुरू होते ही आ जाएगी। अभी कुल 23 बच्चे नामजद हुए हैं। 25 पूरा होते ही ब्लैक बोर्ड मंगवा लेंगे और पढ़ाई जो है उसे शुरू करवा देंगे। मुझे तसल्ली हुई। डरते डरते पूछा, खिड़कियां, रोशनदानों, पंखों और बेंचों वगैरह की झंझट आपने क्यों नहीं रखी? वे दूरदर्शी हो गए। आप चाहते हैं कि बच्चों को अभी से आराम तलब बना दें? ग्लासगो कभी गए हैं आप? वहाँ के सन 40 के पैटर्न पर हमने स्कूल शुरू किया है। बच्चों को उसे क्या कहते हैं, हाँ, हार्डशिप की आदत डालनी होगी। फिर धीरे धीरे सब कुछ हो जाई हैं। अगले साल रोशनदान खुलवा देंगे, फिर अगले साल पंखों वगैरह की देखी जाएगी। पैसा चाहिए कि ना ही चाहिए? 25 बच्चों की फीस लई के शुरू में ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी खोल दें का? टाइम पास होते होते सब कुछ हो ही जाई हैं। बच्चा ले आवो, 2 ही सीटें बची हैं, हैंगी। सो साहब संदलवुड चिल्ड्रन स्कूल के प्रधानाचार्य के श्रीवचन सुनकर मैं काफ़ी से भी अधिक प्रभावित हुआ। सारी हिम्मत बटोर कर एक अंतिम प्रश्न पूछा, माँ साहब, वैसे तो अपने इंडिया में चारे भूसे की कमी चाहे भले ही हो, मगर बच्चों का टोटा नहीं है। फिर भी अगर 2 बच्चे और न हाथ लगें तो क्या आप स्कूल डिसॉल्व कर देंगे? वे पुनः भड़क गए। आए गए सुबह सुबह नहसूत फैलाने। जिस भगवान ने 23 बच्चे दिए वह 2 और ना ही भेजी हैं का? डिजालव कर भी दें तो कौन सी भुस में लाठी लग जाई हैं? पहले इस टिन में पक्के कोयला का गोदाम रहा, सोचा कि स्कूल डाल लें, डाल लिया। इनते पढ़े लिखे हैंगे कि कक्षा 6 तक पढ़ाई ले जावें, ना ही चल पई हैं स्कूल तो कोयले का लाइसेंस कोई खारिज हुई गवा है का? वो लपक के बच्चा ले आवो। मैं लपक कर चल पड़ा। रास्ते भर प्रधानाचार्य की उस अंग्रेजी से प्रभावित रहा जो एक फिल्मी गाने आकाश में पंछी गाएंग भौंरा बगियन में गाएंग जैसी थी। माँ साहब दूर तक टकटकी बांधे मुझे उम्मीदवार नजरों से देख रहे थे, गोया कह रही हूँ, बच्चा लई है जरूर, जई है कहाँ? इधर मैं यह सोच रहा था
कि गणेशी लाल के पोते के भविष्य के लिए गुड़ बेचना मुनासिब रहेगा या संदलवुड चिल्ड्रन स्कूल में अंग्रेजी मीडियम से शिक्षा अर्जित करना। नोट: यदि किसी स्कूल का नाम यही हो तो अन्यथा न लें, नाम काल्पनिक है। अमेरिकन जांघिया, लेखक नरेंद्र कोहली। माथुर साहब खुली छत पर खड़े थे। सारा शरीर नंगा था। हनुमान जी के लंगोट के बराबर छोटा सा लाल रंग का जांघिया पहन रखा था। मैं संकुचित हो गया, जैसे पेटीकोट में घर से गली में निकल आई किसी औरत को देखकर सकुचा जाता हूँ। ऐसी स्थिति में मेरी दृष्टि उन पर नहीं पड़नी चाहिए थी। शायद वे बाथरूम से निकले थे, अभी भीतर जाकर कपड़े पहन लेंगे। पर वे अपनी छत का मध्य भाग छोड़ आगे आ गए ताकि गली में जिन कोनों से वे देखे नहीं जा सकते थे वहां भी देखे जा सकें। मेरे पोंगापंथी मन को बुरा लगा। मैं एक भले आदमी को भरे मोहल्ले में इस प्रकार नंग धड़ंग खड़ा नहीं देख सका। आंखें झुका ली और चाल तेज कर दी। अजी कोहली साहब, नजरें चुराए कहाँ आगे जा रहे हैं? वे सीढ़ियां उतरकर गली में आ गए। मैंने अपने मन को डांटा, अबे नंगा ये है और शर्मा तू रहा है? मर्द बन। आपसे कौन आंखें मिला सकता है माथुर साहब? क्यों जी, ऐसी क्या बात है? उन्होंने अपने लाल जांघिए पर प्यार का हाथ फिराया। नंगे से तो खुदा भी घबराता है, हम तो फिर आपके मोहल्ले के एक आदमी भर हैं। उन्होंने अपने भद्दे थुलथुल शरीर पर गर्व भरी एक दृष्टि डाली। अजी, वह तो यूं ही जरा गर्मी लग रही थी, इसलिए बाहरी कपड़े उतार दिए। हाँ साहब, आप लोगों को अधिकार है जब चाहें अमेरिकनों के समान बीच चौराहे अपने कपड़े उतार दें। आप तो मजाक कर रहे हैं। वे मेरे मजाक पर हंस पड़े। वैसे ये आपको मानना पड़ेगा, आजकल गर्मी बहुत पड़ रही है। जब आप अमेरिकन एम्बेसी में नहीं थे तब तो आप सारी गर्मियाँ धोती बंडी में ही काट देते थे। उनके चेहरे पर मलाल आ गया। अपने उन दिनों की चर्चा शायद उन्हें अच्छी नहीं लगी थी। तब की बात और थी साहब, पर अब गर्मी सचमुच ही अधिक हो गई है। हाँ, हो तो गई है, मैंने कहा। अमेरिका ठंडा देश जो ठहरा। वे हंसकर मुझे ऐसे टाल गए जैसे कोई हाथ हिलाकर मक्खी उड़ा देता है। अब तक मैं कुछ धृष्ट हो गया था। पूछा, इम्पोर्टेड है क्या? और फिर मेरा तात्पर्य समझ उन्होंने अपने लाल जांघिए को बड़े प्यार से सहलाया। हाँ, हमारी एम्बेसी के मिस्टर किथकिन अमेरिका लौट रहे थे। अपना सामान वे ले जाना चाहते नहीं थे। उन्होंने अपनी चीज़ों की नीलामी की, उसी में से ले लिया है। काफ़ी ऊंची बोली दी होगी। उनके स्वर में आकस्मिक आवेश भर उठा। अजी साहब, पूछिए मत, बोली तो यूं ऊपर चढ़ रही थी जैसे दिल्ली में जमीन के भाव चढ़े हैं। लोग टूट पड़ रहे थे। मैं तो एकदम निराश हो गया था, पर लगता है ग्रह अच्छे थे, भगवान ने सहायता की। हाईएस्ट बिड मेरी ही रही। न मिलता तो आपको काफ़ी तकलीफ होती। हाँ, मन को समझा लेते कि अपनी किस्मत में ही नहीं था, पर मिल ही गया। वे अत्यंत प्रसन्न थे। फिटिंग बढ़िया है। मैंने मुग्ध दृष्टि से जांघिए को देखा। हाँ, काफ़ी कंफर्टेबल है। कोई हिंदुस्तानी दर्जी तो ऐसी चीज़ क्या बनाएगा? अजी, राम का नाम लो, उन्होंने मुंह बनाया। यहाँ किस साले को कपड़े सीने का शऊर है? पता नहीं क्या करते हैं लोग, घास छीलते छीलते कपड़े सीने लगते हैं। वे फिर जांघिए को निहारने लगे थे। इसी समस्या के मारे मैं धोती बांधता हूँ। फिटिंग की तो समस्या नहीं है ना? हाँ, दर्जियों की जहालत से तो आप बच जाते हैं, पर सच पूछा जाए तो धोती कोई ड्रेस नहीं है, उसमें आदमी नंगा होता रहता है। हाँ साहब, जांघिए की और ही शान है, और वह भी अमेरिकन जांघिया। मैंने हथियार डाल दिए। वे ऐसी मुग्ध दृष्टि से जांघिए को पी रहे थे जैसे कोई नया प्रेमी अपनी प्रेमिका के रूप को पीता है। ऐसा शेड आपको भारत में नहीं मिलेगा। मैंने फिर चर्चा आरंभ की। मैंने एक एक दुकान छान मारी है। वे तुरंत मुझसे सहमत हो गए। ऐसा रंग तो दूर, इसके आसपास का भी कोई रंग नहीं मिला। खास अमेरिकन फॉर्मूले पर बना हुआ है। अपने देसी रंग तो इसके पासंग भी नहीं है। इसकी चमक लाजवाब है। अजी, 2 पतलूनों में भी इसकी चमक नहीं छिपती।
नीचे पहनकर दफ्तर जाता हूँ तो पतलून के भीतर से अपना रंग दिखाता है। बिना बताए ही सब लोग जान जाते हैं कि इम्पोर्टेड है। पता नहीं हिंदुस्तानी लोग कपड़े में ऐसी चमक क्यों नहीं ला सकते, मैंने आह भर कर कहा। अजी, ऐसी चमक लाने के लिए बड़ी डेवलप्ड इंडस्ट्री होनी चाहिए। अपना देश अभी बहुत पिछड़ा हुआ है। सहसा उन्होंने आवाज़ दबाकर भेद भरे स्वर में कहा, बिना ईमानदारी और कठिन परिश्रम के इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ सकती। और अपने यहाँ ईमानदारी तो ईमानदारी, कैरेक्टर ही सिरे से गायब है। आपसे क्या छिपाना, आप अपने ही आदमी हैं। मेरे सेक्शन में 6 अमेरिकन हैं और हम 2 हिंदुस्तानी, पर ऊपरी आमदनी केवल हम दोनों की ही है। मैंने बड़ी करुण दृष्टि से उसे देखा। वह आदमी अपने अमेरिकन जांघिए की प्रशंसा में अपने आप को नंगा करता जा रहा था। आप इस जांघिए को पहनकर सोते भी हैं या केवल गली में खड़े होते समय ही इसे पहनते हैं, मैंने पूछ लिया। कभी कभी पहनकर सो भी जाता हूँ, वे आश्वस्त होकर मुस्कुराए। सोने में एकदम तकलीफदेह नहीं है। पर ऐसी शानदार चीज पहनकर सोने से क्या लाभ, मैंने टोका। जल्दी घिस जाएगा। इसे तो आपको केवल विशेष अवसरों के लिए संभाल कर रखना चाहिए। ऐसे जांघिए कौन से रोज मिल जाते हैं। आप कहते तो ठीक हैं कोहली साहब, वे मुझसे सहमत हो गए। पर इम्पोर्टेड चीज लेने का लाभ तो तभी है जब उसका पूरा उपयोग किया जाए। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो इम्पोर्टेड कपड़े वार्डरोब में टांग कर अपनी शान बढ़ाते हैं। मैं तो उनसे कसकर काम लेने के पक्ष में हूँ। फिर भी पहनकर सोने, मेरा स्वर काफी पीड़ित था। बात ये है भाईजान, वे बोले, कि ये जांघिया मल्टीपर्पस है। इसे नाइट सूट के समान भी पहना जा सकता है। ये इवनिंग सूट का काम भी देता है। इसे आप सूट के नीचे पहनकर दफ्तर भी जा सकते हैं, यानी जहाँ जैसे जो सूट करे। तो यह अमेरिकन पॉलिसी के अनुसार ही बनाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। पर इसे पहनकर सोने से आपको मच्छर नहीं काटते, वे बड़प्पन से मुस्कुराए। अब देखिए, फॉरेन ड्रेस पहनने से अपने देश की क्लाइमेट में कुछ ना कुछ तकलीफ तो उठानी ही पड़ती है। मच्छर तो काटते ही हैं। हाँ जी, ये एशियाई कीड़े मकोड़े अमेरिकनों का एकदम लिहाज नहीं करते। अब देखिए, वियतनामियों ने अमेरिका की क्या गत बना रखी है। वह तो पॉलिटिक्स की बात है, वे बोले। अर्थात वह उनके जांघिए की बात नहीं थी, अतः उसमें उन्हें रुचि नहीं थी। भाभी के लिए आपने कोई अमेरिकन ड्रेस नहीं खरीदा? आखिर उन्हें भी तो गर्मी लगती होगी, मैंने पूछा। वे हंस पड़े। वे भी मुझसे इसी बात को लेकर नाराज हैं। पर कैसे खरीदता, मिस्टर किथकिन तो कुमारे ही हैं। वैसे मैं सोच रहा हूँ किसी को लिखकर सीधे वहीं से मंगवा लूँ। ज़रूर ज़रूर, मैंने सलाह दी। सीधे अमेरिकन प्रेसिडेंट को ही लिखिए। वे तो कब से इस कोशिश में हैं कि सारे देश उनके जांघिए पहनने के लिए नंगे हो जाएं। आपकी बड़ी ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है। इसे आप नंगा होना कहते हैं? वे मेरी नादानी पर हंस दिए। नहीं, नंगा तो मैं हूँ। आंखें उठाकर पूरी तरह आपकी ओर देख भी नहीं सकता। उन्होंने मेरी बात का एकदम बुरा नहीं माना। परोपकार की भावना से प्रेरित होकर तुरंत बोले, आपको पसंद हो तो आपके लिए भी कोई जुगाड़ लगाऊं? कुछ जांघिए रफू होने के लिए दर्जी के पास गए हुए थे, तब नहीं बिके थे, अब बिकेंगे। भगवान ऐसी मुसीबत की घड़ी न लाए। इतनी गर्मी का लगना राष्ट्रीय हित में नहीं है। आप तो बात को फिर पॉलिटिकल लेवल पर ले गए, वे बोले। मैं तो दोस्ताना बात कह रहा था। आपकी दोस्ती के पॉलिटिक्स को भी लोग समझने लगे हैं। वे पहली बार पूरी तरह उदास हो गए। उनके चेहरे पर निक्सन की निराशा और क्षोभ था। एक काला देश उनकी सहायता के प्रस्ताव को ठुकरा रहा था। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कुछ हास्य और व्यंग्य कहानियाँ। उम्मीद है ये कहानियाँ आपको पसंद आ रही होंगी। मेरे चैनल पर आने के लिए और इन कहानियों को सुनने के लिए धन्यवाद।